बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब कृषि हम लोगों से संबंधित है, हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो खेतों वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो कृषि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको खरीफ और रबी की फसलों के बारे में बताया था, आपको याद होना चाहिए। पहला सवाल तो कृषि वाले चैप्टर में यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है और निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की और कौन सी जायद की फसल है। अब देखिएगा, खरीफ की फसलें वो होती है जो मानसून पर निर्भर करती है, जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में दीपावली को काटी जाती है, जिनको सियाड़ू बोला जाता है ना। इसके बाद अब खरीफ की फसलों में ज्वार बाजरा मक्का, है ना, ये सारी चीजें, कपास, ये सारी है जो कि मूंगफली किसमें आते हैं, खरीफ में आते हैं। रबी की फसलें वो होती है जो सर्दियों में बोई जाती है, दीपावली के आसपास बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यस यस सर। और ये खास बात इसमें ये है कि जो रबी की फसलें उसमें गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, राई, तारा मीरा, ये सभी जो हैं ये क्या है, रबी की फसलें हैं। अब जायद की फसलें क्या होती है आप समझ लीजिएगा। व्हाट यू मीन बाय जायद। जायद की फसलें वो होती है जो इन दोनों मौसम के बीच उगाई जाती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मार्च अप्रैल में रबी की फसलों को काट दिया जाता है, मार्च अप्रैल के बाद मई जून तक बारिश का वेट किया जाता है, उस समय तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इनकी खेती की जाती है। इनको क्या कहा जाता है, जायद की फसलें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, जायद की फसलें कहा जाता है गाइस। चलिए आज बढ़ते हैं आगे जायद की फसलों के बारे में। इनकी बुआई मार्च में होती है और जून में काट लेते हैं, 2-3 महीनों का काम होता है ये। लेकिन ये खरीफ और रबी की मध्यवर्ती है जो गर्मी में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोएंगे तो मार्च अप्रैल में तो बढ़िया वाली गर्मी होती है। मार्च अप्रैल में क्या होती है, बढ़िया वाली गर्मी होती है। अब देखो, खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, बैंगन, लौकी, तुरई, टिंडा, सब्जियां। कहने का मतलब क्या हुआ, जायद की फसलों में मोस्ट ऑफ दी क्या आता है, सब्जियां आती है। क्या आता है गाइस, सब्जियां आती है। तो जायद की फसलों में हमें क्या मिलता है, सब्जियां मिलती है। यस यस सर। ओके, खनिज वाले टॉपिक में जो बचा हुआ है वो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है तो रिवीजन में सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखो आगे, तो जायद की फसलों का मतलब ही सब्जियां। जायद में आपको ये याद रखना है कि रबी और खरीफ के बीच का जो 2-3 महीने का गैप होता है उसमें ये जायद की फसलें बो दी जाती है। जैसे अब मार्च में क्या होता है, होली के आसपास रबी की फसल काट ली जाती है। मार्च के बाद लोग बारिश होने तक, अपने बारिश जून जुलाई में होती है, तब तक फ्री रहते हैं। लेकिन कुछ लोग फ्री नहीं रहते, कौन सी फसल उगा देते हैं, जायद की फसल को उगा देते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत समझने वाली अच्छी चीजें रबी की फसलों के बारे में, गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, राई, तारा मीरा, है ना, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये रबी में आती है। खरीफ में तो मोटा अनाज आता है, ज्वार बाजरा मक्का रागी, ये सारी चीजें किसमें आती है, खरीफ में आती है। मूंगफली कपास खरीफ में आता है। ओके गाइज, यस सर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। एक परीक्षा में ये प्रश्न आता है, जैसे इस पेज में से आपको क्या प्रश्न मिलेगा, इसमें से आपको ये मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, जैसे कपास हुई, जूट हुई, ये रेशेदार फसलें होती है। चाय वगैरह ये क्या होती है, व्यापारिक फसलें होती है। तो ये नकदी फसल को, व्यापारिक फसल को, तिलहन फसलें वो होती है जिनमें से तेल निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, खाद्यान्न की फसलों में वो होती है जिनको अपन फूड के रूप में यूज करते हैं, गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा और मक्का, ये अपन खाने में यूज करते हैं, आपको सबको पता है। पेय फसलें जो ड्रिंक के रूप में यूज होती है, चाय, कॉफी, तंबाकू खाया जाता है यानी, तो ये पेय फसलें हो गई। देखो इसमें से भी आपको ये पेज बहुत सरल लग रहा होगा, जस्ट लुकिंग लाइक सिंपल, बट इट कैन मेक ए टफ क्वेश्चन फॉर यू। कैसे टफ क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें से आपको कंफ्यूज कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार है, कौन सी व्यापारिक है ना। जैसे यहाँ पर चाय व्यापारिक में भी आ गई, चाय पेय फसलों में भी आ गई, है ना। तो ऐसी चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तिलहन में जिनसे तेल निकलता है, सरसों, राई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, तारा मीरा, इन सब में से क्या निकलता है, तेल निकलता है, तो इनको क्या कहते हैं, तिलहन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक खास बात देखो मेरी बात, इसमें तिलहन की फसलों में सरसों और जो राई है, खास बात, ये रबी में बोई जाती है, सरसों कब बोई जाती है, सर्दियों में। सरसों कब बोई जाती है, बहुत सारे लोगों के खेत है, सरसों और राई कब बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है। तो ये सरसों और राई रबी है, तिल वगैरह बारिश होने पर बाजरा के साथ सोयाबीन, मूंगफली, तारा मीरा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरसों और राई है ये रबी में आती है, राई रबी, सरसों तो सर्दियों में बोया जाता है, तो दीपावली के आसपास रबी में आएगा। दलहन फसलें जो दालें अपन यूज, कौन कौन सी दालें खाते हैं, चना, मूंग, मोट, उड़द, मसूर, अरहर, ये तो दलहनी फसलें आपको पता होनी चाहिए। चीजें बहुत छोटी, आपको बहुत सिंपल लगा होगा गाइज, लेकिन इसमें से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक में से, इनमें से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन कहां से लाएगा, कोई खरीद के थोड़ी लाएगा। रेशम का रुमाल गले में डाल के तू आ जाना दिलदार मेले में, मैं दिल्ली का सुरमा लगा के, ठीक है, वो गाना है, रेशम नाम आते मुझे याद आ गया। खैर, कपास, जूट, पटसन, ये रेशम है। ये क्या है, रेशम है, कपास रेशेदार फसल है, जूट रेशेदार है, बोरी, जिस बोरी के अंदर जीरा वगैरह डाला जाता है, बाजरा, वो बोरी जो होती है वो भी रेशेदार, उसको जूट बोलते हैं। राज्य भारत में सबसे ज्यादा जूट वेस्ट बंगाल में होता है। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है ना। पहले बहुत ज्यादा होता था, अब कम होता है, क्योंकि बंगाल का जो पश्चिमी जो पूर्वी भाग है वो बांग्लादेश में चला गया, इसलिए हमारे पास आधा बंगाल बचा जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उस बांग्लादेश के ये पश्चिम है, इसलिए इसको पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। अब दलहनी में हो गया, रेशम में हो गया, व्यापारिक फसलों में देखो, सब्जियां व्यापारिक आती है, सब्जियां आप उगाओगे, सुबह को फटाफट मार्केट लेके जाओगे, बेच दोगे पैसे तुरंत। फल, चाय, कॉफी, रबड़, चाय कॉफी दोनों और रबड़, ये व्यापारिक फसलों में आते हैं। सब्जियां, फल, चाय, कॉफी, रबड़, इसमें से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका तिलहनी फसलों में से बन सकता है। ये दो जो मैंने स्टार लगाया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात काफी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, चलिए ये समझने वाली चीजें मैं आगे बढ़ता हूं। अब आती है क्रॉप रिवोल्यूशन, फसलों के क्षेत्र में क्रांतियां हुई फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज, एक प्रश्न आता है हरित क्रांति के बारे में पूछ लिया जाता है, हालांकि आगे होगा, लेकिन क्रांतियों को पढ़ने से पहले मैं आपको हरित क्रांति के बारे में बता देता हूं। ये शब्द सबसे पहले विलियम गेड ने दिया था। ये हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये शब्द देने वाला विलियम गेड नाम का व्यक्ति था, ठीक है। अब हरित क्रांति का जो जनक है सर नॉर्मन बोरलॉग, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व हरित क्रांति के जनक। अब बात करेंगे भारतीय इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति का जो पिता है या जो जनक है, जो फादर है, वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ये भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, फादर ऑफ। लेकिन हरित क्रांति वर्ड देने वाला व्यक्ति विलियम गेड था, ये वर्ड इसने डिसाइड किया था, ओके, ठीक है। अब इसका वर्ष क्या है, हरित क्रांति का वर्ष अगर आपसे पूछा जाए 1966 और 67, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये सबसे ज्यादा कहां सफल हुई, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहां रहा, तो देखो पंजाब, हरियाणा,
और आपका वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन 3 जगह पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। किसका? हरित क्रांति का प्रभाव। और ये कब की बात है? 1966 और 67 की बात है। ठीक है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा? सर्वाधिक फसल का उत्पादन कौन सी फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ? सर्वाधिक कौन सी फसल उत्पादन में वृद्धि हुई? ग्रोथ। तो गेहूं। और उसके बाद सबसे ज्यादा वृद्धि होती है चावल में, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होती है? गेहूं में। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ कौन सी 2 फसलों को मिला, बताओ, गेहूं और चावल। 1966-67 की बात है, 66 और 67 की बात है। प्रभाव इसका पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में रहा। भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक सर नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। ठीक है। चावल, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और ठीक है ना, ये नॉर्मन बोरलॉग कई बार अमेरिका का आता है, कई बार मेक्सिको के रहने वाले थे, ऐसा सुनने में मिलता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल इंटरनेशनल में अगर राइस का कहीं पे रिसर्च सेंटर है तो वो मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आगे बात समझ में? तो ये हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। कई बार इसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या था पता है? अगर आपसे लक्ष्य पूछ लिया जाए, इसमें यह था उच्च उत्पादक बीजों से हाई यील्डिंग सीड्स। उच्च उत्पादक बीजों का मतलब होता है हाई यील्डिंग सीड्स। उच्च उत्पादक बीजों से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। फसल उत्पादन में क्या करना? वृद्धि करना। ये इस हरित क्रांति का टारगेट था मेरे भाइयों। ये इस हरित क्रांति का टारगेट था। क्या था? उच्च उत्पादक बीजों से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। ओके, तो ये हरित क्रांति के बारे में सारी जानकारियां आप लोगों ने कलेक्ट कर ली है। आगे बात समझ में? यस सर। तो अब आगे की क्रांतियों की ओर अपनी नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले आती है श्वेत क्रांति। दोस्तों, श्वेत क्रांति के बारे में देखो। श्वेत क्रांति, सारी क्रांतियां इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इसको दुग्ध क्रांति भी बोला जाता है। इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसे हरित क्रांति, इसे श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब इसकी शुरुआत 1970 मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? आणंद, गुजरात। ठीक है, कहां से मानी जाती है? आणंद, गुजरात से मानी जाती है। और जहां पर आज के टाइम में कौन सी आपको वहां मिलेगी डेयरी? आपको वहां पर मिलेगी डेयरी जिसका नाम है अमूल दूध की डेयरी। जो अमूल दूध की डेयरी है वो आणंद, गुजरात में है। कहां पर है? आणंद, गुजरात में भाई साहब। ठीक है, ओके। अब 1970 में शुरुआत होगी, आणंद गुजरात से हो गई। अमूल दूध जो पीता इंडिया, आपने ऐड देखी होगी। ठीक है ना। अब श्वेत क्रांति का जनक कौन था? फादर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये इस श्वेत क्रांति के पिता थे, जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका पिता माना जाता है। 1970 में आणंद, गुजरात से। ठीक है ना। इसमें सहकारिता के माध्यम से स्टार्ट हुई, कोऑपरेशन, सहकारिता से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में 1970 आनंद गुजरात से स्टार्ट हुई, जहां पर आज अमूल की डेयरी, अमूल दूध, आप जो अमूल दूध की थैली लाते हैं उसकी जो फैक्ट्री वो यहीं पे आनंद, गुजरात। ठीक है। हाँ, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा डेयरी, पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये श्वेत क्रांति के बारे में याद रखा। अब आगे देखो, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित थी। नीली क्रांति किससे संबंधित थी बताओ? फिशिंग से, मत्स्य पालन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर शुरुआत मानी जाती है। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन का मतलब वो एक तो मीट को बढ़ावा देना चाहते हैं और एक टोमेटो को बढ़ावा देना चाहते हैं। सिल्वर फाइबर, देखो ये कपास को लेकर के, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज कनेक्टेड विद कॉटन। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज कनेक्टेड विद द कॉटन। कपास के उत्पादन में वृद्धि को लेकर जो क्रांति होती है वो सिल्वर फाइबर क्रांति होती है। अब रजत क्रांति, देखो ये सिल्वर फाइबर है और ये सिल्वर रिवॉल्यूशन है, आप कंफ्यूज मत होना। सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन में बढ़ावा को लेकर थी, एग प्रोडक्शन है, किसको संबंधित थी? ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। लेकिन सिल्वर फाइबर ये कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन, कपास। अब देखो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, गोल्डन नाम आ जाए तो जूट। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित थी बताओ? गोल्डन, स्वर्ण का, सोने का नाम आते ही देखो जो जूट होता है वो एकदम येलो कलर टाइप होता है, तो इसलिए सोने का कलर भी कैसा होता है? येलो होता है। तो स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन नाम आ जाए तो जूट आएगा। सिल्वर फाइबर कपास, देखो सिल्वर फाइबर कपास, गोल्डन फाइबर जूट, याद रखना दोनों। देखो गोल्डन फाइबर तो जूट के लिए थी, सिल्वर फाइबर, अब देखो कपास का रंग तो व्हाइट होता है चांदी के जैसा, इसलिए सिल्वर फाइबर। जूट का कलर येलो होता है सोने के जैसा, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन जिसने थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लिया उसका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। सुनहरी क्रांति, बागवानी, सीधा एक सीधा गोल्डन रिवॉल्यूशन, सीधा गोल्डन आ जाए तो बागवानी, हॉर्टिकल्चर। बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोला करते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर। लेकिन गोल्डन फाइबर, रेशा नाम आ जाए मतलब रेशेदार फसल है, याद रखना। रेशा फाइबर या रेशा नाम आ जाए इसका मतलब रेशेदार फसल है। सिंपल सी बात है। अगर आप ट्यूशन को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश में होश खो देते हैं। एग्जाम हॉल में आप ट्यूशन को 3-4 बार पढ़े, आप ये पता लगाएंगे क्या पूछना चाह रहा है, जो मैं आंसर राइट कर रहा हूं ये सही है क्या। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको फाइबर दिखेगा, नहीं तो पहले आपको सिल्वर दिखेगा। ये फाइबर 2-3 बार ट्यूशन को पढ़ने के बाद दिखाई देता है, अरे यार ये तो फाइबर अभी गलत हो जाता है, आप खुद उस टाइम सोचेंगे यार मेरा गलत हो जाता। तो गोल्डन फाइबर जूट है, सिल्वर फाइबर कॉटन है, सिर्फ गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर बागवानी से है, और सिर्फ अंडा जो है वो रजत, सिर्फ चांदी अंडे से, सिर्फ सोना बागवानी से। लेकिन गोल्डन फाइबर जूट, सिल्वर फाइबर कपास, देखो चारों में, 2 में सोना है, 2 में चांदी है। आया मजा? तो ये बात है, ये चीजें बहुत सिंपल लग रही है कि रट लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप ध्यान से इन चीजों को ना पढ़े तो ये चीजें क्या हो जाती है? गलत हो जाती है लाला। ठीक बात है? यस सर। अब गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक प्याज, याद रखो प्याज पिंक टाइप होता है, बुक्स में आप प्याज का फोटो देखेंगे आपको पिंक दिखेगा। तो जो प्याज है गुलाबी क्रांति वैसे झींगा उत्पादन से भी है, लेकिन इसमें लिखा क्यों नहीं है? खैर आप ये याद रखें, गुलाबी क्रांति प्याज और औषधियों से। येलो रिवॉल्यूशन तिलन से,
पीली क्रांति तिलहन से। गोल क्रांति क्या होती है? आलू कैसा होता है? गोल। कहेंगे सर टमाटर भी गोल होता है, लेकिन टमाटर लाल ज्यादा होता है गोल होने से पहले। ठीक है, तो गोल क्रांति आलू से। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन केसर को बोला जाता है। सेफ्रॉन रिवोल्यूशन केसर उत्पादन से। अब केसर का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कश्मीर में। भारत में केसर सबसे ज्यादा, जैसे जूट का मैंने बताया पश्चिमी बंगाल में होता है भाई, तो केसर कहाँ होता है? कश्मीर की गलियों में। तो केसर कहाँ होता है? कश्मीर की गलियों में। सेफ्रॉन क्रांति केसर से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बहुत बार पूछी जाती है। बादामी, ये बादाम तो अपन मसालों के साथ ही लाते हैं। जब अपनी मम्मी मार्केट जाती है तो मसालों के साथ वो बादाम पिस्ता भी ले आती है। अगर तो बादामी आ जाए नाम तो याद रख लेना, मम्मी क्या लेने गई थी? मसाले। और क्या लेके आ गई साथ में? एक पैकेट बादाम का लेके आ गई कि बच्चे खाएंगे, कभी खीर में डालेंगे। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम से ब्लैक रिवोल्यूशन। पेट्रोल ऑयल, ऑयल का कलर कैसा होता है? काला होता है, तो उसी से रिलेटेड पेट्रोलियम रिवोल्यूशन से कौन सी क्रांति? ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद द पेट्रोलियम। अब एक आती अमृत क्रांति चली थी, जिसमें रिवर कनेक्शन प्रोजेक्ट चला था। नदियों को जोड़ने का काम अमृत क्रांति, क्योंकि नदियों का जल अमृत के समान होता है। एक नदी का पानी अमृत के समान होता है। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। आगे बात समझ में? क्रांतियां बहुत सरल लग रही है, सारी की सारी रटनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था पीछे कि केंचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर होता है ना, पीसी कल्चर मछली उत्पादन, ऐसे ऐसे सारे विटी कल्चर अंगूर उत्पादन, तो ऐसे ऐसे क्रांतियां भी याद रखनी पड़ेगी। समझ गए? यस सर। तो अमृत का मतलब नदियों का पानी अमृत होता है, तो नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, तो वो अमृत क्रांति। बादाम मसालों के साथ लाती मम्मी, काली क्रांति। पेट्रोलियम गोल क्या होता है? आलू। सेफ्रॉन कैसे होती है? पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, यस सर। एक क्रांति इसने दी नहीं है, एक क्रांति आई थी रेनबो रिवोल्यूशन, मैंने सोचा आगे होगी बट नहीं है। इंद्रधनुष क्रांति आई थी। ये क्रांति सभी क्रांतियों का मिलाजुला रूप था, सभी क्रांतियों को बढ़ावा देना, सभी रिवोल्यूशन का मिलाजुला रूप, सभी क्रांतियों का मिलाजुला रूप था। क्या था? इंद्रधनुष क्रांति, मतलब सारी क्रांतियों पर वजन देना है, सभी क्रांतियों को वापस स्टार्ट करना है, तो वो थी इंद्रधनुष क्रांति, याद रख लेना। ठीक है, बादामी क्रांति मसाला, काली पेट्रोलियम और अमृत नदी जोड़ो। ओके, चलो आगे आ जाओ। अब आते फसलों के उपनाम, उनको सब नाम अलग। घर पे जैसे आपका नाम घर पे आपको चीकू कहते, गोलू कहते, भूरियो कहते हैं ना, गांव में भूरियो, कालियो, रातियो, पीलियो, तो उसी प्रकार इन फसलों के भी अलग नाम है। जैसे कपास को कहते हैं सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। सफेद सोना किसको कहेंगे? कपास को कहेंगे। काला सोना अफीम को कहेंगे, ब्लैक गोल्ड। अफीम का कलर कैसा होता है? अफीम का कलर होता है काला, तो अफीम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। गरीब की रोटी ज्वार कहलाती है। सोरगम, सोरगम भी किसको कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। ज्वार है वो गरीब की रोटी है। किसी भी गरीब के घर ज्यादा अनाज मिले या ना मिले, ज्वार पक्का मिलेगा। आगे बात समझ में? यस सर। तो ब्लैक गोल्ड अफीम है, व्हाइट गोल्ड कपास है। इसबगोल को घोड़ा जीरा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। जो इसबगोल होता है ना, ये इसबगोल रबी की फसल है, मैं आपको बताऊं, ये सर्दियों में बोया जाता है और जीरे के साथ बोया जाता है। जो तड़का डालते हैं ना तड़के में जीरा, उसके साथ इसबगोल बोया जाता है। इसको लोकल लैंग्वेज में घोड़ा जीरा बोलते हैं। अब भाई जो तड़के में डालते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? जीरा बोलते हैं। लेकिन इसके साथ एक इसबगोल नाम का, ये भी जीरे का ही एक रूप है। इसका ऑफिशियल नेम इसबगोल है। इसको ग्रामीण इलाकों में लोकल लैंग्वेज में इसको घोड़ा जीरा बोला जाता है। इसबगोल को पसंद आ जाए घोड़ा जीरा से आप क्या समझते हैं? जीरा, इसबगोल। तो जो इसबगोल जीरा होता है उसको घोड़ा जीरा बोलते हैं। मूंगफली गरीब का बादाम है। मूंगफली गरीब, मक्का अनाजों की रानी है। अनाजों की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। तो अनाजों की रानी किसको कहा जाएगा? मक्का को कहा जाएगा। गरीब की रोटी ज्वार, काला सोना अफीम, व्हाइट सोना कपास। व्हाइट सोना किसको कहेंगे? कपास को कहेंगे। आगे बढ़े, याद रखला करो। अब आता है बाजरा, आबरा का डाबरा। अब आती है मेन फसलें। अब एक एक फसल पर अपनी नजर दौड़ाएंगे कि इस बाजरे में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। पहली बात तो बाजरा खरीफ की फसल है, गर्मियों में बोया जाता है। जब बाजरा बारिश होने पर बाजरा बोया जाता है, इसको बारानी फसल भी बोल सकते हैं। ये पूर्णतः वर्षा पर भी निर्भर होती है। बाजरा बारिश होती है अच्छी तो हो जाता है, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता। ठीक है, तो बाजरा ये खरीफ की फसल है। बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की। ये गर्मियों में होता है तो शुष्क, इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, 35-40 डिग्री। रेतीली मिट्टी में होता है, मतलब ये मरुस्थलीय पार्ट में ज्यादा होता है। मरुस्थल इन द डेजर्ट में, ये आप अगर मरुस्थल में घूमने जाएंगे, आप बारिश के मौसम में सभी खेतों में आपको बाजरा मिलेगा। ठीक है, राजस्थान, भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। बाजरे में प्रथम कौन है? भारत की बात करेंगे तो राजस्थान फर्स्ट आ रहा है क्लास में। बाजरे में फर्स्ट कौन है भैया? राजस्थान अपना फर्स्ट है। आगे बात समझ में? यस सर। लेकिन कितना प्रोडक्शन होता है? लगभग 39%, अबाउट 39% ऑफ पेनिसिलम टाइफोइडिस, बाजरे का वैज्ञानिक नाम है, वो अपने राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा होता है अलवर में, और उसके बाद हो रहा है जयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा, राजस्थान में फर्स्ट है आपका अलवर, और सेकंड है आपका जयपुर की सिटी में मारो मंडोले। तो पहले नंबर पे अलवर है, दूसरे नंबर पे जयपुर है। ओके सर, यस सर। अब इसमें देखो प्रश्न जो आ रहे हैं वो भी, राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर खाने वाली फसलों में बोया जाता है तो बाजरा बोया जाता है। खाने वाली चीजों में राजस्थान में जो सबसे ज्यादा बोया जाता है, क्योंकि राजस्थान का मोस्ट ऑफ दी पार्ट वेस्टर्न राजस्थान में जो पूरा गर्म है, अगर गर्म है तो वहां पर तापमान ज्यादा है तो वहां क्या बोएंगे? बाजरा बोएंगे। तो खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? बाजरा। अब सवाल आने लायक चीजें अंडरलाइन कर लो सा। बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुला है भैया? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुला है? बाड़मेर में। और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, स्पेशलिटी सेंटर जोधपुर में। अगर बाजरे की बात करेंगे, इसके बारे में जितना भी रिसर्च होता है कहां कहां होता है बताओ? एक तो बाड़मेर में होता है, और इसका स्पेशलिटी सेंटर कहां पर है? अभी हाल ही में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में एक जगह खुला है। कहां पे खुला है? गुड़ामालानी। अभी हाल ही में इन वर्षों में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुला है? ये गुड़ामालानी बाड़मेर में। ये करंट का सवाल है। गुड़ामालानी बाड़मेर के अंदर हाल ही में, ठीक है, किसने? बाजरा ने अपना अनुसंधान केंद्र कहां खोल लिया? गुड़ामालानी में। ये करंट का सवाल है, याद रखोगे, करंट का। इसका सवाल है, ये करंट का सवाल है। अब देखो, आपको पता होगा बाड़मेर जैसलमेर जो वेस्टर्न राजस्थान है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो बोया ज्यादा जाता है, उत्पादन कम होता है। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक कौन से जिले में बाजरा बोया जाता है, तो बहुत से बाजरा, बहुत से बाड़मेर। सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? बाड़मेर में। लेकिन होता कहां पे? अलवर में सबसे ज्यादा, और उसके बाद जयपुर में। ये उत्पादन है, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। उत्पादन में अलवर, उत्पादन में अलवर, क्षेत्रफल में बाड़मेर।
ठीक है, यस सर। आगे बात समझ में? तो बाजरे के बारे में मैं आपको बता दूं मोटी मोटी बातें। आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद बिना देखे याद करो। कैसे याद करोगे? कैसे कि बाजरा खरीफ की फसल है, गर्मियों में बोया जाता है, बारिश वाली फसल है, बारहनी फसल है। बारहनी का फसल होता है जो फसलें सिंचाई पर डिपेंड नहीं करती, वो बारहनी फसलें होती है, मैंने पहले बताया था आपको। अब उसके बाद सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है? बाड़मेर में। उत्पादन कहां होता है सबसे ज्यादा? अलवर में। सेकंड जयपुर में। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहां है? बाड़मेर और जोधपुर में। अनुसंधान कहो। अब बाड़मेर में कौन सी जगह हाल ही में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र खुला है बताओ? गुड़ामालानी में। ये प्रश्न आएगा। जगदीप धनखड़ थे अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा बाजरे के बारे में कि बाजरे की कौन सी है, किसमें इसकी स्पीसीज कौन सी है। इसमें बाजरे में मैं आपको बता दूं भाई, एक तो आपको टीम याद रखनी है। अभी आईपीएल में आरसीबी की टीम खेली थी। कौन सी टीम खेली थी बताओ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी बहुत अच्छा खेली थी, क्या खा के खेली थी? बाजरा खा के खेली थी। आरसीबी 2 और आरसीबी 911, ये दो किसकी किस्में हैं? बाजरे की। आरसीबी टीम अच्छा खेली थी, क्या खा के खेली थी? बाजरा। ठीक है, याद रख लो। अब उनके साथ वहां पे पूसा भी आई थी, HB3 में भी आया था, मेरा शॉर्ट फॉर्म हो गया ये। ठीक है, पूसा कंपोजिट, और आरसीबी के साथ एक याद रख लो आरएचबी। ठीक है, आरसीबी आरएचबी पूसा कंपोनेंट मोती। ठीक है, जब आरसीबी जीत गई तो उसने सभी टीमों पर राज किया और उसको मिले मोतियों की माला मिली। क्या मिला? आरसीबी जब जीत गई तो वहां पर राज करने लगी, क्योंकि वो टीम फर्स्ट आ गई तो राज करने लगी और उसको मोतियों की माला दी गई। आरसीबी, एचबी मेरा नाम, पूसा कंपोजिट, और आरएचबी और आरसीबी। ऐसे याद रखना। ये किसमें किसकी है? बाजरे की। किसकी किस्में है? बाजरे की। अब बाजरे में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। बाजरे में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। मैंने बिना देखे बता दिया, अब आप खुद भी बिना देखे बोल सकते हो। जितनी मैंने बिना देखे सारी चीजें बोली है, आप भी बिना देखे ये बात बता सकते हो, लेकिन ट्राई करोगे क्लास के बाद कि बाजरे में सर ने क्या बताया था, ये भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, ओके ओके ओके। अब देखो कपास आ गया। कपास को कहते हैं कॉटन, और कपास भी खरीफ की फसल है। मूंगफली, कपास दोनों किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। कपास में तापमान थोड़ा कम 20-30 डिग्री का, ये मरुस्थल में नहीं होती। कपास को बढ़िया कहते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा दो। बाणिया किस फसल का दूसरा नाम है? बाणिया। बाणिया ये पीछे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, 5 स्टार लगा लेना। किस फसल को बाणिया बोला जाता है? बढ़िया बाणिया। बाणिया नाम मिल जाए तो आप लिख लेना कपास। किस फसल का दूसरा नाम बाणिया है? कपास। ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। अगर कपास में वो देखते ही, अगर वो कपास को देखते ही सीधा पसंद बनाएगा तो क्या कहते हैं? बनीच या बनिया। इसको सफेद सोना बोलते हैं, मैंने बताया था, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, अब देखो नरमा क्या है? नरमा, अब इसके बारे में एक खास बात और मैं आपको बताने वाला हूं। व्हाट यू मीन बाय नरमा क्या है? देखो, नरमा एक कपास की किस्म है, कपास की हाई वैरायटी, अच्छी वैरायटी, कपास की अच्छी वैरायटी नरमा है। अब देखो, नरमा ज्यादातर राजस्थान में कहां बोया जाता है मैं आपको बताऊं। नरमा राजस्थान में, ये कपास की ही एक वैरायटी है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। आगे बात समझ में? लेकिन नरमा का दूसरा नाम क्या है? नरमा तो लोकल लैंग्वेज में, जैसे इसबगोल का लोकल नाम था घोड़ा जीरा, अभी पीछे बताया। इसबगोल को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा बोलते हैं। ये नरमा तो लोकल नाम है, इसका ओरिजिनल नाम तो अमेरिकन कपास है। राजस्थान की किस फसल को उत्तरी राजस्थान में नरमा बोला जाता है? तो नरमा किसको बोला जाता है? अमेरिकन कपास को। और तेरी, नरमा किसको बोला जाता है? अमेरिकन कपास का असली नाम, जैसे आपका घर पे नाम तो चीकू है, लेकिन डॉक्यूमेंटली नेम आपका क्या है? तो इसका डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट में तो नाम अमेरिकन कपास है, लेकिन सब बोलते क्या? इसको नरमा बोलते हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर में ज्यादा होता है। लेकिन बाणिया या बढ़िया, बाणिया किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय फसल है ये, जलवायु है। अब इसकी आती है, इसमें मिट्टी कैसी चाहिए? हल्की काली मिट्टी। कौन से कपास, कौन से काली मिट्टी? भारत में कपास ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। इंडिया लेवल पे कहां पे? इंडिया लेवल पे बात करेंगे, इंडिया लेवल पे ज्यादातर महाराष्ट्र में और गुजरात में होती है। अब बताओ वहां क्यों होती है? क्योंकि वहां काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी क्यों बनी? क्योंकि वहां पठार है। भारत में दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार। पठार कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, लावा ब्लैक कलर का होता है, जो काली मिट्टी होती है, उसको चरनोजम मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। आप कोई एक खेत ऐसा देखोगे जिसमें जमीन फटी हुई है, जैसे एरिया नहीं फटी होती, वैसे जमीन फटी हुई दिखेगी, समझ लेना काली मिट्टी है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे खेत को स्वतः जोत दिया गया हो। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। चरनोजम मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? कौन सी काली, कौन सी कपास होती है। अब कपास है तो कैसी मिट्टी? काली मिट्टी, सीधी सी बात है, यहाँ सोचने का कोई मैटर ही नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखो, अब इसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? कपास में ज्यादातर जो इसकी स्पीसीज है वो व से स्टार्ट होती है, व से। विकास, विक्रम, विजय, विरनार, वरालक्ष्मी। देखो ये कौन कौन से लड़के हैं क्लास के? देखो, विकास, विजय, विक्रम, विरनार, वरालक्ष्मी, दिग्विजय। देखो ये भी विजय और दिग्विजय, विकास, विक्रम, विजय, दिग्विजय, वरालक्ष्मी, विरनार, सब व से स्टार्ट है। देखो सब कहां से स्टार्ट है? व से स्टार्ट है। नर्मदा नदी गुजरात से बहती है, गुजरात में क्या होता है? कपास होता है। ठीक है, तो ये किसकी है? ये कपास के बारे में जानकारी थी। आगे बात समझ में? यह सब तो कपास में विकास, विक्रम, विजय, दिग्विजय, विरनार, नर्मदा, ये सारी किसकी किस्में भैया? कपास की। कपास को बाणिया बोला जाता है, नरमा अमेरिकन कपास को बोला जाता है। ठीक है, यस सर। अगर आपको ये चीजें याद ना हो तो लिख लिख के याद कर लिया करें, जैसे रफ कॉपी में याद करते ना, विकास, विजय, विक्रम, विरनार, और आपका दिग्विजय, नर्मदा, ठीक है, वरालक्ष्मी, ज्यादातर व पे है। ये सारी चीजें क्या है? किसकी किस्में? विकास कपास, विकास कपास, विकास, विजय, विक्रम, विरनार, दिग्विजय, नर्मदा, ये सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी किसकी किस्में? कपास की। विकास से जो स्टार्ट होती है वो किसकी किस्में? कपास खरीफ की फसल है। ठीक है, ओके ओके, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर रट्टा मार रहे हैं, बिल्कुल। अगर याद, मैं तो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बच्चों याद नहीं होता है तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने इन किस्मों का रट्टा नहीं मारा हो। ये किस्में तो रट्टा मारनी पड़ेगी, ये किस्में रट्टा मारनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से प्रश्न कैसा, तो मैं समझा रहा हूं, समझा के याद करना है सबको। पहले इतना अच्छे से समझ रहे हैं, समझने पर याद आ जाता है। लेकिन विकास, विक्रम, विजय में आप क्या समझोगे? बताओ। विकास, विक्रम, विजय, दिग्विजय, विरनार में आप क्या समझोगे? मैं विकास को कैसे समझाऊं?
विक्रम को ये जो फसलें होती है ना, ये किसमें, ये आपको रटनी ही पड़ेगी। ये जिसने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी है, आप राजस्थान के किसी भी बच्चे को पूछ लेना कि उसने ये किसमें कैसे याद की, वो कहेगा मैंने रट्टा मारी है। मैं तो आपको साथ में ट्रिक दे रहा हूँ। विकास को कपास से स्टार्ट करो, कपास को विकास से स्टार्ट करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि सारी वी से, तो विकास, विक्रम, विजय, दिग्विजय, गिरनार, नर्मदा, ऐसे याद करनी है। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब आगे आओ। कपास से बिनोला निकालकर उसे खल बनाई जाती है, कपास से खल बनती है। अब इसमें देखो एग्जाम में आने लायक चीज, अपने इंडिया में होती है छोटे रेशे की कपास। इंडिया में कैसी कपास होती है? छोटे रेशे की। लेकिन बड़े रेशे की कपास को क्या बोलेंगे? वही जो मैंने आपको बताया, नरमा। और नरमा किसको बोलते हैं? अमेरिकन कपास को। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो अपने यहाँ पर नरमा ज्यादा क्यों बोया जाता है? क्योंकि इससे कॉटन ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो बहुत लॉन्ग फाइबर होता है। लॉन्ग फाइबर मिलता है। नरमा अमेरिकन कपास, बाणिया कपास को बोलते हैं, नरमा अमेरिकन कपास को। पहली बात तो सीधा प्रश्न यहीं से आ जाएगा। फिर कपास से खरीफ की फसल है, ये भी प्रश्न आ जाएगा। कपास काली मिट्टी में होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। ओके, राजस्थान चौथे नंबर पे है, और भारत में, सॉरी, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है बीकानेर संभाग में। अब आप बताओ सर, बीकानेर संभाग में कौन से जिले हो गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, अभी आपको बताया ना ऊपर, तो यहां पर देख लो सबसे ज्यादा कहां होती है? हनुमानगढ़ में और फिर गंगानगर में। मैंने पहले ही बता दिया, सबसे ज्यादा कहां होती है? हनुमानगढ़ में, और फिर कहां होती है? गंगानगर में। कर लोगे ना याद? बोलो यस सर, कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा कहां होगी? हनुमानगढ़ में। बहुत बार प्रश्न होता है राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? हनुमानगढ़ आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, गंगानगर भी मिलेगा। तो फर्स्ट हनुमानगढ़ है, सेकंड गंगानगर है, याद रख लेना। कपास में पहले नंबर पे, ये चीजें याद रख लोगे भाई साहब, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके, अब देखो अमेरिकन कपास भी कहां होती है? हनुमानगढ़ में। आपको तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, कपास का नाम आते ही उत्तरी राजस्थान याद रखना है, और उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ और उसके बाद गंगानगर। हनुमानगढ़ उसके बाद क्या आ जाएगा भाई साहब? गंगानगर आ जाएगा। मालवी कपास, कोटा बूंदी। अब देखो मालवी कपास क्या होती है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, समझिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। अब उसी पठारी बाग से राजस्थान में अपना हाड़ौती का पठार लगता है, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़। अब उस पठार को, अब मालवी कपास कहां होगी? जो मालवा में कपास मिलती है, कोटा बूंदी झालावाड़ में मिलेगी। मालवी नस्ल भी इधर मिलेगी, कोटा बूंदी झालावाड़ में। ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं सर। तो ये बाजरा, कपास, जितनी भी फसलें की है, जितना आज हम लोगों ने मैटर किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइज। जितना मैटर आज किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना, रट लेना। आगे बात समझ में? जितना भी मैंने बताया है, जो चीजें याद होती है याद कर लो। जितना अच्छा समझा सकता था मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, अगर कोई चीज याद नहीं होती है तो फिर वो रटनी पड़ेगी। जैसे किसमें होती है? जैसे मैंने आपको याद करवाया, आरसीबी नाम आए तो बाजरा याद आना चाहिए। आया बस, ऐसे ट्रिक से याद, कुछ चीजें ट्रिक से याद हो जाएगी, सारी चीजें रट नहीं सकते। तो आज मैंने जितना पढ़ाया, मुझे 100% बिलीव है कि आपको क्लास का मैटर क्लास में याद हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है, जो चीजें समझाता हूं, मैं बोलता हूं, वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। इसीलिए जब आप इस पूरे टॉपिक का जब रिवीजन नहीं कर सकते ना, तो आप जो चीजें मैंने जैसे 15-20 पेज पढ़ाए आज, वो पेज का आप सोते टाइम एक बार उनको देख लिया करो। स्क्रॉल करते टाइम आप उनको देख लोगे ना, तो एक बार वापस सोते टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। बस यहीं से जो मैं बता रहा हूं, वहीं से सीधे सीधे सवाल आएंगे। पिछली बार भी सीधे सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, सीधे क्लासरूम से सीधे सवाल पुटअप हुए थे। ओके गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही। अपने दोस्त एच पुनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।